Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson was a major poet of the Victorian age, like Robert Browning, or he was one of the well-known bard. और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की रेपुटेशन जो थी कैम्ब्रिज के अंदर इट वाज स्काई रॉकेट एंड ही वन द गोल्ड मेडल एज अ चांसलर। उसी तरह बहुत से अवार्ड्स उन्होंने विन किए। उन्हें एज अ पॉइंट ऑफ लॉरिएट मुंतखब किया गया मोर देन 40 ईयर्स इन द टाइम ऑफ क्वीन विक्टोरिया। उनका जो टाइम पीरियड था 1809 से 1892 का टाइम पीरियड था। ये वो टाइम था कि क्वीन विक्टोरिया रूल कर रही थी यूनाइटेड किंगडम पर, और मशरिक से लेकर मगरिब तक जो थी ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी। बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो चुकी थी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, लेकिन उसके साथ साथ पावर्टी एक्सप्लॉयटेशन का भी प्रोसेस हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप हो गई थी फर्स्ट फेज़ में, कॉटन इंडस्ट्री, सेकंड में रेलवे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लोरिश कर गई थी। क्लास डिफरेंसेस जो थे सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे थे, बोर्शवाजी क्लास, वर्किंग क्लास, इसी तरह जो ब्रिटिशर्स और कॉलोनीज़ के दरमियान ट्रेड हो रही थी, और चाइल्ड लेबर इसके साथ साथ चीप होने की वजह से ज़्यादा बच्चों को एज अ लेबरर के तौर पे लिया जा रहा था। इसी तरह अगर हम दूसरे एलिमेंट्स देखें तो जिसमें ये था कि मैनचेस्टर जैसे एक छोटा सा जो शहर था, उसकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ज़्यादा से ज़्यादा इंक्री हो गई। उस टाइम के अंदर तकरीबन आप कह सकते हैं कि मैनचेस्टर वाज वेरी पॉपुलेटेड सिटी। और इसी तरीके से अगर हम दूसरे एलिमेंट्स को देखें तो पॉपुलेशन तकरीबन डबल हो गई, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये जितनी भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस थी, इसने सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट लोगों की लिविंग कंडीशन पर डाला, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर डाला। किस सूरत में? पुअर क्वालिटी कंडीशंस, और सैनिटेशन का निज़ाम इतना अच्छा नहीं था। तो ये वो सारे इश्यूज थे जो साथ साथ क्रिएट हो रहे थे, चाइल्ड लेबर जैसे। इसी तरह पॉपुलेशन का जो इन्हांसमेंट थी वो, और ये वो सारी चीज़ें थी जो साथ साथ विक्टोरियन एज को थी जो थी सपोर्ट कर रही थी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये वो टाइम पीरियड था जब अभी जो रोमांटिसिज्म का जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हुआ था। सो इसमें रोमांटिक एलिमेंट्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। और इसने फॉलो करना था मॉडर्न एज को, मॉडर्निज्म को, रियलिज्म को फॉलो करना था। सो बेसिकली विक्टोरियन एज जो थी इट वाज द फ्यूजन ऑफ द रोमांटिसिज्म एंड मॉडर्निज्म, दोनों का मिक्सचर थी। यही वजह है कि इनके राइटिंग स्टाइल में आपको रिक्लेमेशन ऑफ द पास्ट नज़र आएगा, ठीक है। जैसे कि आपको रिक्लेमेशन ऑफ पास्ट जिसमें आप बोथ आप कह सकते हैं क्लासिकल भी आ जाते हैं, और मिडीवल भी जो लिटरेचर है इंग्लैंड के अंदर वो सारा आपको मिल जाएगा। उसके ट्रेसेस मिलेंगे, जैसे हीरोइक स्टोरीज़ हैं, और मिथ्स का इस्तेमाल है, मिडीवल लेजेंड्स का इस्तेमाल, और शेवलरस स्टोरीज ऑफ नाइट्स थी, और इसी तरह मुख्तलिफ जो शॉर्ट स्टोरी थी क्लासिकल लेजेंड्स के बारे में, और मैथोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन एज को साथ साथ देखें तो हमें हेल्प आउट होगा कि हम लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन के राइटिंग स्टाइल को अंडरस्टैंड कर सकें। ये वो टाइम था जब कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो चुका था, रीजनिंग क्लास डिफरेंसेस इंक्रीज हो चुके थे, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आ चुकी थी, जिसकी वजह से रिलीजन पर डाउट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे क्रिएट हो गए थे लोगों के। अब लोग जो हैं उनके राइटिंग स्टाइल में आपको डाउट रिलीजन के बारे में नज़र आएगा। डिक्लाइन ऑफ फेथ की तरफ जा रही थी सोसाइटी, आयरन लॉज ऑफ एजिस थे जिसमें एक्सप्लॉयटेशन की जा रही थी। फिर रिफॉर्मेशन के बहुत से ऐसे एक्ट आए जिन्होंने हेल्प आउट की कि हम जो वर्किंग क्लास है उसकी कंडीशन को, उनकी वेजेस को बेटर बनाए। फिर 1832 का रिफॉर्म बिल था जिसने और मज़ीद जो थी पोजीशन स्ट्रेंथन कर दी। ये वो सारी चीज़ें थी जो आहिस्ता आहिस्ता इस सोसाइटी के लोगों के जहनों को ऑक्यूपाई करती जा रही थी। साइंस और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट ये हुए कि यहाँ के जो लोग थे डाउटफुल हो गए, साइकोलॉजिकली इफेक्टेड हो गए, और उनके राइटिंग स्टाइल में डाउट और कॉन्फ्लिक्ट अबाउट द रिलीजन और फेथ जो है वो क्रिएट हुआ।
इसी तरीके से उस टाइम के अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स कोड ऑफ कंडक्ट्स थे औरतों के लिए स्पेशली। कोई वोट नहीं था, राइट इस किस्म का राइट ऑफ वोट जो था वो नहीं था। इसी तरह वुमेन को राइट नहीं था इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी राइट, जैसे कि जेन ऑस्टन का जो नावल था प्राइड एंड प्रेजुडिस इसकी अक्कासी करता है। इसी तरीके से जो ख़वातीन थी व्हेन दे वांटेड टू पब्लिश देयर वर्क तो उनको पेन नेम का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, जैसे जॉर्ज एलियट, मैरी एन एवन जो थी मिल ऑन द फ्लॉस के हवाले से। लॉर्ड टेनिसन ने तकरीबन पोएट ऑफ लॉरिएट का जो ओहदा है इंजॉय किया था 40 मोर देन 40 ईयर्स तक, और ये वन ऑफ द मेजर विक्टोरियन बार्ड थे। बार्ड मीन पोइट। अब यहाँ पे इनके इन्फ्लुएंस, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें, आपको अंडरस्टैंड होगा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लॉर्ड टेनिसन के राइटिंग स्टाइल को अफेक्ट की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि ही सॉ द सफरिंग एंड द पेन एट अ वेरी अर्ली एज। उनकी जो चाइल्डहुड टाइम पीरियड था और डेथ ऑफ द पेरेंट्स वाज वेरी वेरी ट्रेजिक, और वो इसका ग्लूमी और ट्रेजिक इफेक्ट उनकी राइटिंग स्टाइल पर बहुत हुआ। यही वजह कि उनके स्टाइल के अंदर आपको ग्रीफ, सोरो, मेलेंकली जैसे एलिमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। फिर उसके बाद ये जो एक तो उन्होंने, अगर आप उनकी पोम देखें द लोटस ईटर, ही रॉट बिफोर द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड फ्रेंड जो था ऑर्थर हेलम, उनकी डेथ से पहले लिखी थी। ड्यूरिंग द ट्रिप ऑफ स्पेन उन्हें आइडिया जो था इंस्पायर्ड किया था होमर का, ऑडियसिस का, उनके वॉयज का, यूलिसिस का उन्होंने करेक्टर वहाँ से डिराइव किया और अपनी इस पोम जो थी द लोटस ईटर में इंट्रोड्यूस करवाया। और जिसमें उन्होंने जो मार्नर्स थे आफ्टर द वॉर ऑफ ट्रॉय के बाद वापस आ रहे थे, 10 साल का अरसा गुजर गया था प्रिंसेस ऑफ हेलन की वजह से, जो ट्रोजन वॉर भी हुई, सारे एलिमेंट से लोग थक चुके थे। और फिर 9 दिन की मुसलसल तूफ़ानी जो समुंदर के अंदर तूफ़ान की वजह से दे सफर्ड अ लॉट, और 10वें दिन वो एक ऐसे आइलैंड उन्हें नज़र आया, वहाँ पहुँचे जहाँ पे जहाँ के रहने वाले जो थे लॉटस ईटर कहलाते थे। ये वो सारी एक सिनेरियो सेटिंग है जहाँ पे ही स्पेंड द टाइम। तो जो पोम है बेसिकली आपको उसमें इन्फ्लुएंस उनकी एलिनेशन का भी, डिसइल्यूजनमेंट का, ग्रीफ का, सोरो और लॉस, इन सब एलिमेंट्स का नजर आएगा। लेकिन साथ साथ ये वो टाइम पीरियड था, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एज़ कम्पेयर टू द अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, बाकी जो पोइट्स थे विक्टोरियन ईरा के, वो डेथ जैसे एलिमेंट को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और उसमें जो डेथ का जो एलिमेंट है इतना प्रोमिनेंटली, और उन्हें मॉर्निंग और एक दुख और मर्सिया, एलिजी जैसे जो एलिमेंट थे, मर्सिए जैसी जो चीज़ें थी इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जा रही थी इतनी आसानी से इंट्रोड्यूस, मतलब कि लोग उनको इतनी आसानी बासानी इस टॉपिक को अपने राइटिंग स्टाइल में नहीं लेकर आते थे। लेकिन लॉर्ड टेनिसन ऐसा बंदा था जिसने बड़े ही ब्रेवली इस को इसे एक्सेप्ट किया कि जो है डेथ इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, और उन्हें अपने राइटिंग स्टाइल में उन्हें जो है पोर्ट्रे भी किया। यही वजह से उनकी जो मुख्तलिफ पोम्स, जिनमें एक उनकी फेमस पोम थी अ फेवरल, फेवरल का मतलब भी होता है बाय, तो इट डिपिक्ट्स द ओल्ड एज, और डिपिक्ट करती थी उनके इस स्ट्रॉन्ग टॉपिक को जो उन्होंने सेलेक्ट किया एज कम्पेयर टू द अदर विक्टोरियन पोइट्स। इसी तरह आइसोलेशन, एलियनेशन के हवाले से, ग्रीव, डिसइल्यूजनमेंट, इन डिप्रेशन के हवाले से उन्हें बहुत सी पोम्स लिखी, जिसमें दी लेडी शार्लॉट और मारियाना जो पोम्स थी, वो बहुत, जो मारियाना थी जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म में उन्होंने स्ट्रक्चर में डेवलप की थी। और बेसिकली इट वाज अबाउट द लेडी हुज जो लवर था उसने उसे जो है लेफ्ट हर जस्ट ड्यू टू द रीज़न दैट कि उसने डाउरी के जो पोजेशंस था तो उसने लॉस्ट कर दिया, तो उसने उसे ग्रीफ और एक लोनलीनेस और आइसोलेशन की सिचुएशन में उस लेडी को फेंक दिया। अ, इसी तरीके से द लेडी शार्लॉट एक ऐसी लेडी की मिलती जुलती दोनों ही टॉपिक्स थे, जिसमें एक ऐसे आइलैंड में इम्प्रेजेंट हो जाती हैं जहाँ पे शिकान गो आउटसाइड और मिरर में से रिफ्लेक्शन देखती हैं, और लूम पर वो जो इमेजेस क्रिएट करती हैं, और इस तरह अ, वो एक लवर की जो चाह में आखिरी टाइम तक वो स्ट्रगल कर रही होती है, और फिर उसकी डेथ हो जाती है, फ्रीज हो जाती है। तो या जितने भी हैं लोनलीनेस को, डिस्पोनेंट जो है, जो लव है, डिप्रेशन है, उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं ये पोम्स।
इसी तरह जो कॉन्फ्लिक्ट और डाउट के हवाले से उन्होंने अपने जो फ्रेंड बिलव फ्रेंड जो था आर्थर हेलम की याद में इन मेमोरियम लिखा था, जिसमें उन्होंने डाउट और कॉन्फ्लिक्ट जो फेथ पर और रिलीजन थे उसके हवाले से काफ़ी ग्रैंड स्केल पर उन्होंने अपनी राइटिंग स्टाइल में इन सब चीज़ों को डिपिक्ट किया। और एक मैं बात आपको बता दूं कि ये वो बहुत ही स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड था एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के लिए, कि जब उनके जो बिलव फ्रेंड थे आर्थर हेलम उनकी डेथ हुई, तो इवन ही रेयरली रॉट एनीथिंग एट दैट टाइम, इवन ही बिकेम द एडिक्ट ऑफ द अल्कोहल। और उसमें इट ऑल दीज थिंग्स, जो इतनी सफरिंग अपने पेरेंट्स अपनी फैमिली की वजह से बियर करनी पड़ी, और फिर उसके बाद अपने डेथ ऑफ हिज बिलव फ्रेंड, ये सब चीज़ें मेंटल इलनेस की तरफ ले गई। और यही वजह है कि उनकी जो बाद की लिखी वाली पोम्स थी उनमें आपको टेम्पटेशन भी नज़र, गिव अप का, फॉलन प्रे और ऑफ द डेथ के हवाले से बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने डिसहार्टेड नहीं हुए, और ऐसे जो है लाइफ को एज अ कहते हैं ना, उसके उसकी जो क्रक्स था, जो निचोड़ था उसका, उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि आप लाइफ को खुशी के साथ ही हमेशा नहीं, आपको डेथ का जो एलिमेंट है वो लाइफ के साथ अटैच है। उन्होंने इस रियलिटी को, इस सच्चाई को, इस ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लिया, और यही वो वजह है कि उनकी पोइट्री उतनी ही मेच्योर थी एज कम्पेयर टू द अदर विक्टोरियन राइटर्स। इसी तरह लॉटस ईटर में भी वो इसी तरह वो मुख्तलिफ जो मार्नर्स थे व्हेन दे अराइव्ड एट द आइलैंड, तो वहाँ पे उन्होंने जो प्रॉब्लम्स देखी उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा वो उन्होंने डिस्कस किया कि क्या हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं किस तरीके से क्या चाह रहे होते हैं, विदाउट एनी स्ट्रगल, हार्ड वर्किंग, वी वांट द इजी गोइंग लाइफ। और वहाँ पे वो आफ्टर दैट आइलैंड अराइवल के बाद वो दे डोंट वांट टू गो बैक टू देयर कंट्री, और उसके बाद वहीं पे रहना चाह रहे थे। दे डोंट वांट टू डू द लेबर, अब वो इजी गोइंग लाइफ चाह रहे थे, बिकॉज दे वर गिविंग द एग्जांपल ऑफ स्पैरोज, और जो कि खाना खाती हैं, सो जाती हैं, जिंदगी आसान है। और बेसिकली दे वर गोइंग अगेंस्ट द फिलोसफी ऑफ लाइफ, जो कि एक फिलोसफी थी ह्यूमन बींग्स की। जब एडम और ईव जो थे उनको जब पैदा किया गया और उन पर ये लिख दिया गया लेबर इज कंपल्सरी फॉर देम, उन्हें खाने के लिए जो है रोटी के लिए उन्हें लेबर करनी पड़ेगी, मशक्कत करना पड़ेगा। लेकिन ये जो लोग थे लोटस ईटर, देवर गोइंग ऑन द फिलोसफी ऑफ द एपिक्यूरियन philosophy, that is the philosophy of the Greeks की philosophy, eat drink and be married, that's enough। so वो इस लॉटस ईटर में जो 2 parts की पोम थी उसमें जो स्पेंसरियन स्टाइल में उन्होंने लिखी थी, और लॉन्ग लॉन्ग कहते हैं पोम, उनके स्टैंजा वेरी लेंथी थे। पहले में डिस्क्रिप्शन थे, माउंटेन्स थी, रिवर्स थे, स्ट्रीम्स थी, लेक्स थे, सन थे, इस तरह की डिस्क्रिप्शन ही डिस्क्राइब करते रहते हैं, फ्रूट्स, ट्रीज, इस तरह के। लेकिन उसके साथ दूसरे में कॉरिक स्टाइल था, और उसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, फिर वो देवर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट ग्रीक गॉड्स, कि दे हैव नॉट एनी कंसर्न अबाउट इट, और दे आर जस्ट वॉचिंग अस इन द पेन, मिजरी और डिसइल्यूजनमेंट, और दे आर स्माइलिंग। बेसिकली वो एक फेथ पर एक डाउट शो कर रहे हैं, रिलीजन पर एक डाउट को डिपिक्ट कर रहे हैं, और ये सारे इम्पैक्ट तो साइंस और टेक्नोलॉजी के थे, और डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के थे, जिसने ह्यूमन बींग्स को डबल माइंडेड कर दिया था। इसी तरह आप लैंग्वेज के हवाले से देखें तो लैंग्वेज में आपको वायलेंट और इंकरेजिंग ऑनरिंग भी स्टाइल मिलेगा, जिसमें आपकी द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड थी, जिसमें वर्ल्ड वार 1 के हवाले से, क्रीमियन वॉर के हवाले से उन्होंने उस सारे इंसिडेंट को डिपिक्ट किया था। और ही वॉज द पैट्रियट ऑफ इंग्लैंड, तो वो एक तरह से उन इंकरेजमेंट, ऑनर और इन सब चीज़ों को भी डिपिक्ट कर रहे थे अपनी पोइट्री के अंदर, और एंड ही लव इंग्लैंड सो मच। इसी तरह मॉर्निंग स्टाइल को भी उन्होंने ही, मेलंकोलिक स्टाइल और ग्रीफ और डिसइल्यूजनमेंट्स जैसे स्टाइल भी उन्हीं की लैंग्वेज स्टाइल का एक हिस्सा है, जो अपने उन्हें द लेडी शार्लॉट और मारियाना में डिपिक्ट किया, इन मेमोरियम में डिपिक्ट किया। इसी तरह उनके जो मुख्तलिफ जो थे, डेथ एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स के तौर पर अ फेवरल जैसी पोम जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई, और डेथ जैसा एलिमेंट एज अ रियलिस्टिक पोइट के तौर पर एक्सेप्ट किया, इस एलिमेंट को अपनी पोइट्री के अंदर लेके आए। ज़ेरे लखार एज अ लखारी के तौर पर उन्होंने अपने आप को मनवाया।
ऐसा माशरा जहाँ पे मर्सी, एलर्जी और जो डेथ जैसे जो टॉपिक्स थे आसानी से अंडर डिस्कशन नहीं थे, क्योंकि अभी अभी तो रोमांटिसिज्म का खात्मा हुआ था। और रोमांटिक जो टाइम पीरियड था उसकी हर चीज़ जो थी बड़ी ही फैंटेसी से रेलिवेंट थी, इमेजिनेशन से रेलिवेंट थी, सब्जेक्टिविटी से रेलिवेंट थी। जबकि ये जो विक्टोरियन पोइट्स थे दे आर लेस दे आर लेस सब्जेक्टिव। अगर वो नेचर को भी डिपिक्ट कर रहे थे तो लेस आइडियलाइज्ड कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये मूव कर रहे थे मूविंग टुवर्ड्स द मॉडर्निज्म। रियलिस्टिक एलिमेंट्स थे। ये वो लोग थे जिन्होंने सोसाइटी के जो रियल टॉपिक्स थे, जो जिंदगी की हकीकतों को एक्सेप्ट कर लिया था, मौत को एक्सेप्ट कर लिया था। और कहते हैं ना हॉरर और उसकी जो सारे एलिमेंट्स थे उन्हें एक्सेप्ट, वो किसी फैंटेसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अपनी, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी फ्लोरिश कि अब वो और साइंस के अंदर हर चीज़ एविडेंस प्रूफ और ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें थी। अब इन लोगों का जो खासा थी वो साइंस और टेक्नोलॉजी, ऑब्जर्वेशन, एविडेंस, दलाइल, आर्गुमेंट्स, ये सारी चीज़ों पर बेस कर रहा था। इसी वजह से जो रिलीजन है, डाउट और कॉन्फ्लिक्ट, क्रिश्चियनिटी पर बहुत से डाउट्स क्रिएट होने लग गए, ठीक है। इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो जैसे कि लिरिकल नरेटिव के हवाले से आप देख लें तो मारियाना जो थी वो, और इसी तरह द लेडी शार्लॉट, और इसी तरह ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टाइल को भी अडॉप्ट किया। जैसे कि दूसरे एक और विक्टोरियन पोइट है जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग, द लास्ट डचेस में उन्होंने रॉबर्ट ने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टाइल को अडॉप्ट किया। इसी तरह द लॉटस ईटर का मैं बता रही हूँ स्पेंसेरियन स्टाइल था। इसी तरह रेपिटिशन का इस्तेमाल था। रेपिटिशन जब पोएट बार बार किसी चीज़ पर एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा होता है। इसी तरह थीम्स को थोड़ा सा डिस्कस करें, किस किस्म की जो थीम्स थे लॉर्ड टेनिसन जो थे डिपिक्ट करवाते थे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको रोमांटिक पोइट्स की निस्बत विक्टोरियंस की एक अहम जो प्रोमिनेंट फीचर बता देती हूँ कि वो नेचर को रियलिस्टिक और लेस आइडियलाइज फॉर्म में लेते थे। जो विक्टोरियन जैसे लॉर्ड टेनिसन जैसे, अगर उन्होंने लॉटस ईटर में मुख्तलिफ पाम ट्री, पाइन और इसी तरह माउंटेन, लेक, स्ट्रीम्स वगैरह का जिक्र किया है, तो नेचर को सिर्फ एज अ कंफर्ट, एज अ नर्स और टीचर के तौर पर ही नहीं लेते थे। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ कहता था कि नेचर इज ऑलवेज द सोर्स ऑफ कंफर्ट, सोलेस है, और नेचर ही की वजह से आप जो है गिविंग द स्ट्रेंथ दे रही है ह्यूमन बींग्स को। लेकिन वो कहते थे लॉर्ड टेनिसन जैसे, जो मैं आपको पहले बता चुकी, रियलिस्टिक टाइप के लोग थे, तो उनकी राइटिंग स्टाइल में रियलिस्टिक एलिमेंट थे। वो कहते थे नेचर रेड इन द टूथ एंड द क्लॉज, कि नेचर के हमेशा दो एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे कि थॉमस हार्डी भी कहते होते थे, ठीक है, तो नेचर के हमेशा दो पहले होते हैं। जैसे हार्ड टाइम्स में उन्होंने अपना जो वर्क था उसमें डिपिक्ट भी इसको किया था कि नेचर हमेशा दो रास्ते बनाता है। इसी तरीके से लॉर्ड टेनिसन की पोइट्री में भी आप देखें तो आपको बताते हैं कि अगर एक तरफ नेचर जो है इज द एवर रिमाइंडर ऑफ द वाइटेलिटी ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस है, तो दूसरी तरफ नेचर इज आल्सो होस्टाइल भी है, क्योटिक भी है, रेक भी क्रिएट करती है, डिस्कार्टेड कर देती है। फिशेज जो स्पीशीज होती हैं जितनी भी अर्थ के ऊपर, बहुत से जैसे फ्लड की सूरत में रेन्स आती हैं बेतहाशा, तो कितनी ही स्पीशीज जो होती हैं सफ़े खस्ती से मिट जाते हैं, लोग मिट जाते हैं, इंसान मिट जाते हैं, जानवर, एनिमल्स, ये सारी जो है दीज आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर। तो आपको इस नेचर के इस पहलू को भी समझना और एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। टेनिसन की पोइट्री आपको ये बताती है कि टेम्पटेशन तो होती है, लेकिन साथ साथ आपको रियलिस्टिक फीचर्स, जो डेथ के फीचर्स हैं, जो इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ लाइफ है डेथ, उसको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सफरिंग को, पेन को, मिजरी और डिसइल्यूजनमेंट, ये भी जिंदगी के हिस्से हैं, बिकॉज द सफरिंग आर इंसेपरेबल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। इसी तरीके से जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे वो लोग, बेसिकली वो कहते हैं कि टेनिसन का अपना स्टाइल था, और वो कहते थे कि हमेशा जो लैंग्वेज होती है इट इज़ मोर ओफन द कॉमन अर्बन रेजिडेंट लैंग्वेज, के जो अर्बन, क्योंकि यहाँ आपको पहले बता चुकी हूँ विलेजेस रूरल एरिया से, रोमांटिक टाइम में रूरल एरिया में था, अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से माइग्रेशन बहुत तेज़ी के साथ हो रही थी विलेज एरिया से सिटीज़ की तरफ। तो अब जो लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो इनको एड्रेस करती हो, इन अर्बन लोगों को, रेजिडेंट जो यहाँ के रेजिडेंट थे उनको एड्रेस करे। इसी तरह विक्टोरियन जो ईरा था, अगर आप उसे देखें तो मतलब रियलिस्टिक एलिमेंट्स आपको साथ साथ इसमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरीके से
इसमें आपको जो जैसे रोमांटिक पोइट्स थे, मिथ्स का इस्तेमाल कर रहे थे, मिडीवल लेजेंड्स का, क्लासिकल लेजेंड्स का, स्टोरी नाइट्स की स्टोरीज हैं, ठीक है, ये सारे के सारे ये और शेवलरस जो स्टोरीज थी, उनका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिसमें बहादुरी, इनकरेजमेंट का मैसेज मिल रहा है आपको। जैसे मैंने बताया था, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड थी। इसी तरीके से नेचर के हवाले से द लोटस सीटर इनकी फेमस पोम है। ग्रीफ और मेलंकली के हवाले से भी आप उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स देखेंगे। अलूजन का इस्तेमाल इसमें ग्रीक जो है होमर की ओडियसिस जो थी, उसमें यूलिसिस का जो करेक्टर लेके उसकी वॉयज, उसकी जर्नी को सारा डिपिक्ट किया। इसी तरीके से थीम्स अगर मज़ीद अगर आप इनकी पोम्स में देखें तो आप लॉटस ईटर के हवाले से देखूं तो उसमें ऐसे लोग थे, द लॉटस ईटर द पीपल, दे आर नॉट लिविंग, दे आर नॉट डेड, ना वो जिंदा थे ना मुर्दों में थे, हाफ लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन थी, इमेजेस ऐसे क्रिएट हुई हुई थी। बेसिकली ये बता रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो लाइफ साइकिल का एक एक लाइफ जो एक साइकिल की तरह है, जिस तरह मुख्तलिफ सीजन्स आते हैं, स्प्रिंग आता है, विंटर आता है, ऑटम आता है, ठीक है, और समर आता है। इसी तरीके से एक ह्यूमन बींग्स की एक लाइफ साइकिल है जिसमें चाइल्ड आता है, यूथ आता है, ओल्ड एज, उसके बाद डेथ आती है। तो ये सारे साइक्लिक एक सीजनल चीज़ें चल रही हैं ह्यूमन बींग की। सन सेट करता है और राइज करता है पहले और फिर उसके बाद सेट्स कर देता है। ये वो चीज़ें हैं आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। ऑल्दो के जो टेनिसन का जो चाइल्डहुड था बड़ा ही ग्लूमी और बड़ा ही ट्रैजिक चाइल्डहुड था, और जिसमें उसके पेरेंट्स की डेथ और उसके उसके जो बिलड फ्रेंड जो थे आर्थर हेलम की डेथ ने अहम रोल प्ले किया। सो इसी वजह से आप उनकी पोम के अंदर जो सेंटर्ड थीम देखेंगे वो डेथ का देखेंगे। और इसके अलावा जो है आप अगर आप देखें तो इस तरह के भी रिमार्क्स वो दे रहे होंगे, आई एम अ पर्सन आई डाई। तो ये वो चीज़ें थी जो कि विक्टोरियन पोइट्स जो थे आम तौर पर एलिजी वगैरह का इस्तेमाल अपनी जो थी पोइट्री में नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने लैमंट और इस किस्म के जो एलिमेंट्स थे इन मेमोरियम में बहुत ओपनली इस्तेमाल किए थे। क्रॉसिंग बार इज ऑल्सो हिज फेमस पोम, ठीक है। इसी तरह डिस्पोंडेंट आइसोलेशन के हवाले से भी द लेडी शार्लॉट और मारियाना जो थी, दो पोम्स थी। लेडी शार्लॉट, शी वाज द लेडी हु वाज इम्प्रिजन्ड इन द आइलैंड, और एट द एंड अपने लवर के लिए वो तो ढूंढते उस तक पहुंचते पहुंचते जो फ्रीज हो जाती है, लोनलीनेस, आइसोलेशन और इतना तन्हाई के सारे जो है वो चीज़ों को फेस करती है। और मारियाना जो इट्स आल्सो द सेम लाइक लेडी शार्लोट ही की तरह है, जो लिरिकल नरेटिव फॉर्म में लिखी गई और ड्रामेटिक मोनोलॉग में, और उसमें जो थे किस तरीके से उसके जो होता था, जो उसका लवर था उसने क्या किया कि उसे अपने लवर का वेट करती रही, और जो लवर जो है डाउरी पोजेशन ना मिलने की वजह से, लॉस्ट होने की वजह से जो है उसको छोड़ देता है। सो दिस इज़ लिटिल बिट आइडिया अबाउट द टेनिसन पोइट्री। और इसके अलावा ब्रेवरी और सेक्रीफाइस को देखना हो तो द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड वॉज वेरी फेमस। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ थीम्स थे, लेकिन प्रिजर्वन और ऑप्टिमिज्म का भी, ऑल्दो के टेनिसन गुजरे थे इस ग्रीफ से, सोरो से, पेन से, लेकिन उसकी उनकी पोइट्री में आपको एक स्ट्रगल नजर आएगी, लेकिन साथ साथ वो ऑप्टिमिज्म का भी मैसेज दे रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं दे हैव टू कलेक्ट देयर करेज, और उन्हें फिर दोबारा से खड़ा होना पड़ेगा, और दे हैव टू although there were many arguments, doubts, conflict on the religion, substantial features of the Victorian poetry अगर आप देखें, लेकिन उसके बावजूद आपको ऑप्टिमिज्म का भी कहीं ना कहीं एलिमेंट नजर आएगा जो कि लॉटस ईटर के अंदर वो अपने रीडर को दे रहे हैं। इसी तरह थीम ऑफ डेथ में फेवरल है, ओल्ड पोइट का जिक्र है, किस तरह वो ओल्ड होकर डेथ का सामना करता है। इसी तरह थीम ऑफ डिसअपियर, डिसअल्यूजनमेंट, मॉर्निंग के हवाले से। दिस इज ऑल अबाउट द टेनिसन। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से उन्होंने नेचर को डिपिक्ट किया, किस तरीके से इन्हें डिसअल्यूजनमेंट, ग्रीफ, सोरो, मेलनकली, इन सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा किया कि किस तरीके से थ्रू द पोइट्री एट लास्ट learn to manage his grief, that sorrow is always the part of the human life while acknowledging the other things। आपको डेथ को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जैसे कि उन्होंने फेस किया अपने पेरेंट्स की डेथ को और अपने फ्रेंड की, लेकिन उसके साथ साथ
जो है आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ज़िंदगी के और बहुत से पहलू हैं, खुशियाँ हैं, ज़िंदगी हैप्पीनेस एग्जिस्ट कर रही है, नेचर है, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ों को भी अपने जो है उन्हें अंडरमाइन नहीं करना और उन्हें अपनी लाइफ के साथ से लेके चलना है और एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ मूव करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉर्ड टेनिसन। थैंक यू वेरी मच।